महानता वह नहीं होती कि आप गिर जाएं और उठें ही ना, बल्कि महानता वह होती है जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 3 नवंबर। आज हम देखेंगे 3 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दीपेश नंदा। दोस्तों, दीपेश नंदा को पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त कर दिया है और इन्होंने रिप्लेस किया है किसी प्रवीण सिन्हा को, जो वर्तमान समय में एमडी और सीईओ के रूप में कार्य कर रहे थे। और दीपेश नंदा का जो कार्यकाल है वह 1 नवंबर 2023 से प्रभावी हो चुका है। ये हैं दीपेश नंदा जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। टाटा पावर ने दीपेश नंदा को अपनी सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का अध्यक्ष, नवीकरणीय सीईओ एवं एमडी नियुक्त कर दिया है। और इनके मार्गदर्शन में अब इस कंपनी को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि दीपेश नंदा को 28 वर्ष का अनुभव भी रहा है इस क्षेत्र में। तो आशा है कि इस कंपनी को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई ऊंचाई भी मिलेगी। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 सितंबर 1919 को। संस्थापक हैं दोराब जी टाटा। मुख्यालय है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। और एमडी सीईओ कौन है? तो यह प्रवीण सिन्हा थे। और अब नए एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं दीपेश नंदा जी। अब देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यह बने हैं रवि सिन्हा। और एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो यह बन गई है रश्मि शुक्ला। और नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो यह बने हैं एस दुबे। दोस्तों, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपॉइंटमेंट से आपके एग्जाम में, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और इसका बार बार रिविजन करते रहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। दोस्तों, जैसा कि अभी इनकी जयंती थी 31 अक्टूबर को, उसी के उपलक्ष्य में कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रख दिया गया है। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष, जो ब्रिटिश युग की भव्यता का प्रमाण है, का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में रख दिया गया है। एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष को स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत की स्मृति में रख दिया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह ब्रिटिश युग का एक निर्माण है, जिसके कारण अब इसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। देख लेते हैं 2023 में बदले गए कुछ प्रमुख नामों को। पुराने संसद भवन का नाम क्या रख दिया गया है? संविधान सदन। केरल राज्य का नया नाम क्या रखा गया है? केरलम। और हैरिस पार्क का नाम क्या रखा गया है? तो यह रखा गया है लिटिल इंडिया। और चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का क्या नाम रखा गया है? तो यह रखा गया है शिव शक्ति। तो इन बदले गए नामों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सऊदी अरब। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने बताया कि गल्फ देश सऊदी अरब फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2034 फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की बोली से इनकार कर दिया था। और फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन मोरक्को में किया जाएगा और 2030 का आयोजन पुर्तगाल और स्पेन में किया जाएगा संयुक्त रूप से। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल में सबसे पहले कौन सा आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 2026 और 2030 में। उसके बाद 2024 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा? तो वह में बात करें सऊदी अरब की, तो इसकी राजधानी है रियाद। राजा है सलमान, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन सलमान और यहाँ की मुद्रा है सऊदी रियाल। नेक्स्ट है, साल 2023 की ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नंदिनी दास।
दोस्तों नंदिनी दास की पुस्तक को कोर्टिंग इंडिया को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ये है नंदिनी दास, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस राइटर हैं। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय नॉन फिक्शन पुरस्कार भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पहली पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया जा रहा है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, पुस्तक से जरूर प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसे बार बार पढ़ते रहिएगा। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है वहीदा रहमान को, जो कि एक अभिनेत्री हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉन फासे को। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आर रवि कन्नन को। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार जॉन फासे को दिया गया है, तो ये किस देश के रहने वाले हैं? नेक्स्ट है, हाल ही में नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार मुंबई कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर रहा है। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार मुंबई ने वैश्विक शहरों के बीच प्रमुख आवासीय कीमतों में वर्ष प्रति वर्ष चौथी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, जबकि मनीला शीर्ष स्थान पर रहा है। इस महत्वपूर्ण उछाल ने शहर की रियल एस्टेट गतिशीलता को पुनः आकार दिया है, जिससे यह सितंबर 2022 की रैंकिंग से 18 स्थान ऊपर पहुंच गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में मुंबई ने वैश्विक शहरों के बीच कौन सा स्थान हासिल किया है? तो चौथा स्थान हासिल किया है। अब देख लेते हैं 2023 में लॉन्च की गई कुछ प्रमुख सूचकांक को, जिनके अंतर्गत भारत का और अन्य देशों का क्या स्थान रहा है वो देख लेते हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा बना है? तो यह बना है स्विट्जरलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 40वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 126वां। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान रहा है? तो यह 40वां स्थान रहा है। दोस्तों इंडेक्सेस से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग एक जगह पे नोट डाउन करके लिख लीजिए कि भारत का कौन सा स्थान रहा है या उस पर्टिकुलर इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 नवंबर को। दोस्तों आप सभी को बता दें कि विश्व शाकाहारी दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो यह की गई थी 1 नवंबर 1994 से। सबसे पहली बार विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर 1994 को मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि जो बैगन सोसाइटी थी वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो 1 नवंबर 1944 को की गई थी, और इसी अवसर पर वर्ल्ड वेजन डे यानी विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसको मनाए जाने का उद्देश्य यह है कि शाकाहारी आहार और शाकाहार के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों को यह दिवस मनाया जाता है। यूके वेगन सोसाइटी की 91वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पहला वेगन दिवस 1 नवंबर 1994 को आयोजित किया गया था। दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। 1 नवंबर 1994 को आयोजित किया गया था। इस वर्ष विश्व शाकाहारी दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं नवंबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। 7 नवंबर को मनाया जाता है शिशु सुरक्षा दिवस। 8 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। 9 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। और 10 नवंबर को मनाया जाता है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। तो इन दिवसों को आप लोग याद रखिए, और जैसे जैसे ये डेज आते जाएं इनकी थीम्स को भी आप एक नज़र डालते रहिए। अगला सवाल है, किसी वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्विंटन डिकॉक। ये है क्विंटन डिकॉक, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक किसी वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इससे पहले कुमार संगकारा 2015 में 4 और रोहित शर्मा 2019 में 5 यह उपलब्धि हासिल कर रखी है। क्विंटन डिकॉक विश्व कप 2023 में 7 मैचों में 4 शतक लगा चुके हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा।
बात करें दक्षिण अफ्रीका की तो इसकी राजधानी अलग अलग है। एग्जीक्यूटिव कैपिटल कौन सी है? प्रिटोरिया। और लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है? केप टाउन। और जुडिशियल कैपिटल है ब्लोमफॉन्टेन। इसके राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। और यहाँ की मुद्रा है साउथ अफ्रीकन रैंड। नेक्स्ट है श्रीलंका की त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण के द्वारा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा इस अवसर पर मौजूद थे। एसबीआई के प्रयासों से भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन के सुचारू विस्तार में मदद मिली है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें श्रीलंका की तो इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। लेजिस्लेटिव कैपिटल है और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल कौन सी है? तो यह है कोलंबो। राष्ट्रपति हैं यहाँ के रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के दिनेश गुणवर्धने और मुद्रा है यहाँ की श्रीलंकन रुपया। तो इन तथ्यों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वानखेड़े स्टेडियम में। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वानखेड़े स्टेडियम में सचिन की भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। सचिन तेंदुलकर ने 10 साल पहले यानी 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, तो इनको समर्पित करने के लिए ही मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इनकी प्रतिमा का, जो कि कांस्य की बनी हुई है, उसका अनावरण किया गया। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का आखिरी सवाल है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने। ये हैं ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में भारत के स्टार निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और मनीषा कीर और पृथ्वीराज टोंडीमन की मिश्रित ट्रैप टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। गौरतलब है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कोरिया गणराज्य के चांगवोन में किया जा रहा है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 2 नवंबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के कोझिकोड को भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की गई है? केरल के। हाल ही में 54वें IFFI का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा राज्य में। हाल ही में होस्टाइल एक्टिविटी वॉच प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? थाईलैंड ने। हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम से। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ब्रिटेन में। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? डेविड विली ने। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? शाहीन अफरीदी। क्रिकेट से जुड़े बैज बॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है कॉलिंस डिक्शनरी में। तो दोस्तों, ये थे हमारे 2 नवंबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य के कोझिकोड को भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।